मैम आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर। हेलो एवरीवन। बहुत पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्लास कुछ लेट हो गई हमारी। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था आपका बीकॉम का जो हिंदी का सिलेबस है, उसमें आपका पहला टॉपिक था हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, जिनमें था कि हिंदी गद्य के क्या क्या विभिन्न रूप होते हैं, किस तरह से इसका उद्भव हुआ, कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, संस्कृत आई, पाली आई, अपभ्रंश आया, और फिर किस प्रकार हिंदी का विकास, हिंदी भाषा का विकास हुआ। और हिंदी भाषा में भी पहले जो भी साहित्य लिखा जाता था वह पद्य रूप में लिखा जाता था, यानी कि कविताओं के रूप में लिखा जाता था। अब वो जो साहित्य है उसे गद्य में लिखा जाने लगा, यानी कि कविताओं से अलग हटकर अब जो हम साहित्य पढ़ते हैं वो लाइनों में दूसरे तरीके से लिखा जाने लगा, जिसे सामान्य जन ग्रहण कर सकता था। कविताओं में क्योंकि जो भाषा प्रयुक्त होती थी उसमें अलंकारों का प्रयोग होता था, समास का प्रयोग होता था, ठीक है, जिससे कविता की भाषा को सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता था। लेकिन उसके कारण क्या होता था, कविताओं से अर्थ निकालने में जो सामान्य जन है, जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं कविताओं को, उनको परेशानी होती थी। तो और खासकर यदि हम इतिहास की बात करें, हम इतिहास लिखना चाहते हैं तो हम कविता में इतिहास नहीं लिख सकते। हर एक जो क्षेत्र है उसके लिए एक अलग तरह की लेखन शैली की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से कह सकते हैं हिंदी गद्य का विकास हुआ। हमने और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी पिछली क्लास में। आज हमारा जो विषय है वो है हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का सामान्य परिचय, और दूसरा इसमें ही साथ में टॉपिक है उपन्यास का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों के बारे में। हिंदी गद्य के किन किन रूपों का विकास हुआ। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। हिंदी गद्य के जिन जिन रूपों का विकास हुआ उनमें दो रूप प्रमुख रूप से मुख्य माने जाते हैं, जिनमें पहला हैगा हमारा जिसमें पहला रूप है हमारा ब्रज भाषा गद्य, ब्रज भाषा गद्य, और दूसरा है खड़ी बोली गद्य।
हेलो हेलो मैडम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रही 5-10 मिनट से। ओके सर। अब आई है, आपने हाँ म्यूट जी। कर लिया था अपने आप। ओके। जो पीछे का ना 5 मिनट जो आपने बोला वो शायद सुनाई नहीं दिया बच्चों को, थोड़ा सा रेफरेंस दे देना आप पीछे का। ठीक है ठीक है। अम, आवाज कुछ देर के लिए चली गई थी, तो मैं फिर से टॉपिक को थोड़ा रिवाइज कर दे रही हूँ। हम बात कर रहे थे ब्रजभाषा के। ब्रजभाषा का जो हमारा गद्य साहित्य है उसकी बात की जा रही थी। ब्रजभाषा का जो गद्य साहित्य है, शुरुआत किस तरह से हुई, क्योंकि पहले तो सिर्फ कविताएं ही पढ़ी जा रही थी। अब कविताओं से ब्रजभाषा की ओर जो कवि है वे क्यों आए। अब उस समय हमें क्योंकि जब इतिहास लेखन की बात आती है तो उसे कविता में नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह से जो वैष्णव संप्रदाय था उस समय भिन्न भिन्न जो हिंदू धर्म है उसमें भिन्न भिन्न संप्रदाय विकसित हो रहे थे। जो भक्ति आंदोलन, आपने सुना होगा भक्ति आंदोलन के बारे में, तो भक्ति का प्रचार कर रहे थे जो, तो उसी क्रम में उन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता, एक साहित्य लिखा, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। तो वार्ता साहित्य क्या होता है, जिसमें एक मतलब इसमें संवाद करते हैं लोग, अपने प्रश्न पूछते हैं और दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। तो इस तरह की वार्ता लिखी गई। तो इन वार्ताओं में को कविताओं में लिखा नहीं जा सकता था, तो इन्हें गद्य के रूप में लिखा गया। मैं इसका एक उदाहरण आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उस समय जो ब्रजभाषा गद्य था उसकी भाषा क्या हुआ करती थी। उसकी उसकी भाषा कुछ इस तरह से हुआ करती थी, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। सो ही नंदग्राम में रहतो हो तो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ियो हो तो, सो जितने पृथ्वी पर मत हैं सबको खंडन कर तो, ऐसो वाको नेम हतो, याही ते सब लोगन ने वाको नाम खंडन पर्यो हतो। तो इस तरह से ये पूरी ब्रजभाषा थी, लेकिन इसको गद्य में लिखने की का प्रयास किया गया, लेकिन इसे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में नहीं थी, इसका क्षेत्र सीमित ही रहा। ठीक है, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, मथुरा, वृंदावन, ठीक है, और उसके भी आसपास के क्षेत्रों में पहले तो और थोड़ा और ज्यादा क्षेत्र में ये विस्तृत थी। लेकिन लेकिन इन क्षेत्रों से जो अन्य अलग राज्य हैं वहां पर संवाद के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं होता था। काव्य में तो ये भाषा रह गई, लेकिन भाषा का एक अपना भाषा की एक अपनी प्रकृति होती है कि भाषा बदलती रहती है। क्या आपके माता पिता जो भाषा बोलते हैं, क्या आप वो उस तरह की बिल्कुल वैसी ही भाषा बोलते हैं? नहीं। अब भाषा में धीरे धीरे बदलाव होता रहता है, ये भाषा की प्रकृति है। तो उसी तरीके से ब्रज भाषा पहले शायद रही हो संवाद की भाषा, किंतु अब ये संवाद की भाषा नहीं थी। संवाद की भाषा में धीरे धीरे हिंदुस्तानी भाषा ने इसका स्थान ले लिया था। हिंदुस्तानी भाषा किस प्रकार की भाषा थी, जिसमें अरबी, फारसी और उर्दू के शब्दों का मिश्रण था। ठीक है, और उसमें कुछ पश्तो के शब्द भी थे, और क्योंकि मुस्लिम शासन था तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होने लगा, और हिंदी का भी उसमें मिलावट एक तरह की कर दी गई। तो ये खड़ी बोली बनती जा रही थी, जिसे उस समय हिंदुस्तानी भाषा बोला गया। और ब्रज भाषा में गद्य लिखा तो गया, लेकिन वो विस्तृत क्षेत्र तक सीमित क्षेत्र होने के कारण आगे बढ़ नहीं पाया। अब आते हैं हम खड़ी बोली पर। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने पढ़ा था यहाँ पर पॉइंट था हमारा ब्रज भाषा का गद्य। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है हमारा खड़ी बोली का गद्य। का गद्य।
दूसरा पॉइंट है हमारा खड़ी बोली का गद्य। खड़ी बोली के अंतर्गत क्या, खड़ी बोली में ऐसी क्या खासियत थी कि इसे गद्य बना दिया गया, यानी कि इसे साहित्य रचने का माध्यम बना दिया गया। इसमें कविताएं भी लिखी गई और उसमें अन्य तरह की जो विधाएं थी, यानी कि पिछली क्लास में जो मैंने बताया था आपको, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, ठीक है, और आलोचना, इसके बाद और भी जो अन्य रूप आए हिंदी गद्य के जो, ठीक है, वो भी खड़ी बोली में ही लिखे जाने लगे। तो ऐसी क्या खासियत थी खड़ी बोली गद्य की कि ये मतलब खड़ी बोली में ऐसा क्या चीज थी कि ये गद्य का माध्यम बने? इसका पहला कारण था कि ये बहुत सारे विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है, इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। आप किसी भी अन्य राज्य में चले जाइए, संवाद का जो साधन था वो खड़ी बोली थी, ठीक है। जैसे आप अब यहाँ से विदेश चले जाएं और आपको अंग्रेजी भाषा आती है, तो आपका वहां पे बात करने का माध्यम क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा हो गई। तो इसी तरह से खड़ी बोली सबको समझ में आती थी, तो इसलिए चाहे ब्रज क्षेत्र का व्यक्ति भी जा रहा है तो वो दूसरे व्यक्ति से वहां पे संवाद खड़ी बोली में कर रहा है। तो इस तरह से इसका क्षेत्र जो है बहुत ही विकसित हो गया, ठीक है। लेकिन खड़ी बोली के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थी तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उनके कारण, ठीक है। मुगल शासन काल था, मुगल शासन में ही मैंने जैसे बताया कि अरबी फारसी के कवियों का बहुत उस समय एक ज्यादा उनके साहित्य को ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा, ठीक है। तो लेकिन उनकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन राजकाज के लिए उन्होंने फारसी भाषा का प्रयोग किया। अब संपर्क भाषा थी वो तो हिंदी थी, सॉरी हिंदी नहीं बोला जाता था उस समय, उसको एक मतलब मिश्रित तरह की भाषा थी जो सामान्य जन बोलता था। राजकाज की भाषा फारसी हुआ करती थी, लेकिन जो सामान्य जन है वो अपनी ही भाषा में, जैसे दिल्ली में भाषा बोली जाती है, आप चांदनी चौक चले जाएंगे तो वहां पे अभी तक जो भाषा बोली जाती है लगभग उस तरह की भाषा बोली जाती थी। एक फारसी मिश्रित भाषा का नया रूप विकसित हुआ। अब नई जो जो विकसित हुआ, इसे ही उन्होंने फारसी लिपि में लिखना शुरू कर दिया। तब इसे ही जो हिंदुस्तानी भाषा बनी थी जिसमें फारसी के शब्द थे, इसे उर्दू कहा जाने लगा, ठीक है। और इसमें ही शायरी हुआ करती थी। अमीर खुसरो जो बहुत बड़े कवि हुए उस समय के, वो भी उन्होंने भी उर्दू भाषा में साहित्य लिखा, साथ ही खड़ी बोली में साहित्य लिखा। आप देखेंगे उन्होंने वे कविताएं किस तरह लिखते थे। आपने बहुत अपनी स्कूल की क्लास में पढ़ा होगा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, ठीक है। तो एक पहेली हुआ करती थी, तो ये पहेली थी इसमें, ठीक है। तो इस पहेली का अर्थ भी है आसमान, तारों से भरा हुआ आसमान, ठीक है। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यानी कि रात आती है, रात चली जाती है, लेकिन एक भी तारा टूट कर नहीं गिरता है, ठीक है। तो इसी तरह से विकास हुआ। आप फिर भी ये भाषा ऐसी थी जो सामान्य जन को समझ में आ रही थी। इससे पहले जो मैंने आपको ब्रजभाषा का जो उदाहरण पढ़कर सुनाया था, वह शायद उतना आपको समझ में नहीं आया होगा। उसी समय में 1635 में मुल्ला वजही ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था सबरस। सबरस का एक उदाहरण मैं पढ़कर सुना रही हूँ। नकल एक शहर था, शहर का नाम सीस्तान, इस सीस्तान के बादशाह का नाम अक्लुद्दीन और दुनिया का सारा काम उससे चलता, इसके हुक्मबाज जरी कई नहीं हिलता, वह चारों लोक में इज्जत पाए। मतलब इस तरह की भाषा का उसमें प्रयोग होता था। दक्षिणी हिंदी, हिंदी को उस वहां दक्षिण में दक्षिणी हिंदी बोला जाता था। तो मुगल साम्राज्य का जब विकास हुआ, मुगल साम्राज्य ने क्योंकि दक्षिण भाषा में भी एक जो मुगल बादशाह हुआ था, उसने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। तो वो दिल्ली से राजधानी को उठाकर हैदराबाद की तरफ ले जाया गया था। तो इस तरह से क्या हुआ, एक जो लोगों का पलायन हुआ है एक जगह से दूसरी जगह से, तब भाषा भी यहाँ से वहां गई और वहां के लोगों ने भी उस भाषा को सीखा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे आप सुनते होंगे हैदराबादी हिंदी बोली जाती है कि ये तो हैदराबादी बोल रहे हैं। तो हैदराबादी क्या है? हैदराबादी हिंदी का ही एक रूप है जिसे दक्षिणी हिंदी भी बोला जाता है।
फिर धीरे धीरे जो दरबारी कवि हुए, सिर्फ क्योंकि जो मुगल शासक थे वे हर जगह शासन करने नहीं जाते थे, उनका तो वो तो केंद्र हो गए, वो तो एक तरह की केंद्र सरकार हो गई। लेकिन जो राज्यों में सरकारें थी वो कई जगह ऐसा था कि हिंदू राजाओं ने संधियां कर ली थी, उनका शासन एज इट इज चल रहा था, और बस वो कुछ कह सकते हैं कुछ टैक्स हैं जो राजा को दिया करते थे। तो हिंदू राजाओं का भी चल रहा था उस समय। तो वहां पर भी खड़ी बोली का पहले से ही कविताएं होती आ रही थी। तो धीरे धीरे इसमें गद्य की भी रचना हुई। पटियाला में राजदरबार ने राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग विशिष्ट एक रचना प्राप्त होती है। उसका उदाहरण सुनिए। हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसका शुद्ध वासना है, मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसे वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम करता हुए भी निर्लेप रहोगे। अर्थात अब आप इसकी आपने ये जो भाषा सुनी होगी ये थी 1741। सन 1741 में इस तरह की भाषा लिखी जाई थी जिस तरह जो आज भी हम पढ़ते हैं। और ये जो भाषा थी राम जी के बारे में थी। जैसे हे राम जी, जो अभिमानी पुरुष नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करते। ठीक है, बहुत ही प्रौढ़ हिंदी है जो हम आज भी पढ़ रहे हैं। हम 2022 में आ गए और वो लिखी गई थी 1741 में। लेकिन ये खड़ी बोली का कह सकते हैं कि जो शुरुआती जो गद्य लिखा जा रहा था, रचना लिखी जा रही थी, उसमें से एक है और उसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो बहुत ही परिमार्जित धीरे धीरे हो गई थी। और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 1803 में सरस्वती पत्रिका का जब प्रकाशन हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दायित्व लिया कि मैं हिंदी भाषा का परिष्कार करूंगा, उसको शुद्ध करूंगा और उसे हम अपने जो हमारा भारतीय साहित्य है हम उसमें उसकी हमारा जो भी साहित्य रचना होगी वो उसी भाषा में होगी। लेकिन भाषा में किसी भी तरीके का गंवारूपन, मतलब यानी कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र वाली कोई झलक नहीं होगी कि अवधी भाषा की झलक आ गई, ब्रज भाषा की झलक आ गई या किसी अन्य क्षेत्र की कुछ उसमें झलक आ गई। ऐसा नहीं, हम एक ऐसी भाषा का विकास करेंगे जो लगभग सब लोग जानते तो हैं। ठीक है, सब लोग जानते हैं और उस भाषा को प्रामाणिक माना जाएगा। उस भाषा को प्रामाणिक माना जाएगा। अब ये तो हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का मैंने सामान्य परिचय दिया आपको। 2 रूप मैंने बताया आपको। ठीक है, पहला था आपका हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों के सामान्य परिचय में पहला था आपका ब्रजभाषा का गद्य। ठीक है, दूसरा था आपका खड़ी बोली का गद्य। अब हम जो दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, जो आपके आज के सिलेबस में ही है, उपन्यास का सामान्य परिचय। उपन्यास किस तरह की विधा है? ठीक है, गद्य में भिन्न भिन्न विधाएं हुआ करती हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अलग अलग तरह की विधाएं हुआ करती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप कह सकते हैं, टाइप हुआ करते हैं गद्य के। तो पहला टाइप आज हम पढ़ेंगे उपन्यास। ठीक है, आपका सिलेबस अगर आपके पास होगा तो आपने उसमें देखा होगा, तो उसमें आपको उपन्यास मैंने पिछली क्लास में जैसे बताया भी था आपको, जो अलग अलग उसके विधाएं होती हैं गद्य की। उपन्यास, कहानी, नाटक, ठीक है, आलोचना, ये सब जो है गद्य के रूप हैं। यानी कि कविता से अलग हटके कुछ भी हम लिख रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार का लेखन कर रहे हैं, तो वह गद्य है। तो उपन्यास का आज हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उपन्यास का विकास किस प्रकार हुआ? अब सन जो 1800 की बात, मैंने 1803 में जो धीरे धीरे जो भाषा लिखी जा रही थी, खासकर समाचार पत्रों की, जब समाचार पत्रों का विकास हुआ उस समय जो स्टोरी बनती थी, न्यूज़ की जो स्टोरी लिखी जाती थी सामान्य भाषा में लिखी जा रही थी। उसी भाषा का जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसका परिष्कार कर रहे थे, उस भाषा को शुद्ध कर रहे थे। इसी तरीके से धीरे धीरे जो हमारी व्याकरण है वो भी शुद्ध हुई। ठीक है, उसमें क्षेत्रीय पुट बिल्कुल हट गया और एक
बहुत ही बढ़िया भाषा जो अब आप और हम किताबों में या अखबारों में पढ़ते हैं, उस तरीके की भाषा उन्होंने निश्चित कर दी कि हाँ इसी तरीके की भाषा होनी चाहिए। उस समय के जो जितने भी प्रमुख लेखक थे, उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ ये भाषा उचित है, जो सर्व सामान्य को समझ में आएगी, और जो भी हम कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, हम कोई कहानी लिखना चाहते हैं या हम कोई भी निबंध लिखना चाहते हैं, कोई भी नाटक लिखना चाहता है, तो सामान्य जन भी उससे जुड़ पाएगा। लेखन का मकसद क्या होता है? आप कोई नॉवल पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? वो राइटर ने क्यों लिखी है या आप क्यों पढ़ रहे हैं? उसका एक कारण है ना। लेखक ने लिखी कि उसे बहुत ही अच्छी एक स्टोरी मिली, उसे लगा कि हाँ ये कोई यदि पढ़ेगा तो उसे आनंद आएगा, कुछ मजा आएगा, या इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी जैसे बचपन में हम दादी नानी से कहानी सुनते हैं, तो उस समय क्या होता था, कहानी सुनने में आनंद आता था, तो हमारा एक पर्पस था कि हाँ इसे सुनकर हमें आनंद आएगा। दादी का भी सुनाने का पर्पस था कि उन्होंने भी ये सोचा, मैं बच्चों को ऐसी कहानी सुनाऊंगी तो बच्चे उस कहानी से सीखेंगे। तो लेखक और पाठक, उस समय तो लेखन नहीं था, दादी ने लिखा नहीं था, आपको बोलकर सुनाया था और आप श्रोता थे, आपने उसे सुना था। तो ठीक है, तो जब यहाँ फिर इसीलिए कहानी लेखन जो हुआ, तो सर्वसामान्य लेखकों ने ये बात मानी कि हमें इसी भाषा में ही अपना लेखन किया करेंगे। उपन्यास शब्द जो है उपजमा न्यास से बना है, ठीक है। उपजमा न्यास से उपन्यास शब्द का विकास हुआ है। पहले बंगाल में उपन्यास आए, ठीक है। वहां पे क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, पिछली क्लास में बताया था मैंने, फोर्ट विलियम कॉलेज में वहां पे धीरे धीरे जो है अंग्रेजी साहित्य भी लाया गया, क्योंकि उन्हें शिक्षा को बढ़ावा तो देना था, लेकिन इस तरीके से कि जो अंग्रेज जन लोगों को शिक्षा दें, वो इस तरह से शिक्षित हों कि बाद में वो हमारे ऑफिस में काम करने वाले वर्कर के रूप में हम उनका प्रयोग कर सकें, ठीक है। तो उन्हें अपने लिए एक, ठीक है, क्योंकि उस समय भारत एक उपनिवेश बन चुका था, तो उस समय उनका पर्पस था कि हम अपने देश से कितने लोगों को लाएंगे राजकाज का काम करने के लिए, ठीक है। हमें टाइपिस्ट चाहिए, हमें फाइल पहुंचाने वाला चाहिए, टाइपराइटर शायद उस समय नहीं था, तो हमें लिखने वाला कुछ चाहिए, तो हम कितने लोगों को कितना स्टाफ लेकर आएंगे? तो हम अपना स्टाफ यहीं पे बनाते हैं। तो अपना स्टाफ बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पे भारत देश में शिक्षा देनी शुरू करी, और इसके साथ अपना साहित्य भी लेकर आए, यानी कि जो नॉवल है या फिर वहाँ पे जो स्टोरी लिखी जाती है, जो वहाँ के मुख्य लेखक हैं, उनका साहित्य भारत पहुँचाया गया। तो बंगाल में बहुत अच्छा खासा बड़ा वर्ग था जो रुपए पैसे में भी अच्छा था, यानी कि अमीर वर्ग था, और उन्हें वो भाषाएं आती थी, यानी कि अंग्रेजी भाषा का उन्हें ज्ञान था। तो उन लोगों ने नॉवल को पढ़ा, तो बंगला भाषी लोग थे उस समय, ठीक है। बंगाल में बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे, बंगला बोलने वाले, तो बंगला भाषी लोगों ने वो नॉवल पढ़े और नॉवल से बंगला भाषा में उपन्यास लिखना शुरू किया। तो बंगला भाषा में जब उपन्यास लिखा गया, तो उत्तर भारत के यानी कि हिंदी भाषा में लेखन करने वाले जो लेखक थे, उन्होंने भी ये देखा कि हाँ इस तरह का लेखन हो रहा है, तो हमें भी ये विधा अपनानी चाहिए, ठीक है। हमें भी उपन्यास लेखन हम भी कर सकते हैं। उपन्यास की विशेषताएं क्या होती हैं, मैं आपको बताऊंगी उपन्यास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उपन्यास में मुख्य होता है परिवेश, ठीक है। उपन्यास में कोई भी परिवेश है तो आप उसे बहुत अच्छे से विस्तार रूप में दिखा सकते हैं। किस तरह का? जैसे गांव का सीन दिखाना है, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, तो क्या होगा, झोपड़ी दिखाई देगी, गाय बैल दिखाई देंगे, खेत दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें दिखाई देंगी ताकि हम उससे जुड़ पाए और हाँ हमें लगे कि हाँ ये जो दृश्य हम देख रहे हैं वो गांव का ही है। इसी चीज को जब लेखक लिखता है तो वह लिखेगा कि हाँ दो जोड़ी बैल हल में जुटे हुए थे, किसान खेत में काम कर रहा था, ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था। कुछ इस तरीके की लाइनें जब वो लिखता है और आप उसे पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में उस तरह का एक दृश्य उपस्थित हो जाता है।
जब आप उस निचले को पढ़ते हैं। तो उपन्यास में विस्तृत रूप में इन चीजों को लिखा जा सकता था, तो एक परिवेश का निर्माण हो जाता है। दूसरा आता है पात्र। ठीक है, परिवेश के बाद है पात्र। पात्रों की रचना, विशेष प्रकार के पात्रों की रचना हुआ करती थी। उस समय जो उपन्यास है वो सामान्य जन के लिए क्या उनका विषय कुछ अलग ही हुआ करता था। विषय पर भी बात करेंगे, पात्रों की बात कर रहे हैं तो कोई भी लेखक जो पात्र है वो अपने आसपास के समाज से ही उस पात्र को उठाता है। ठीक है, तो उसमें जो कथाएं हुआ करती थी वो आसपास के पात्रों की ही हुआ करती थी। जैसे लाला श्रीनिवास दास का एक जो पहला उपन्यास है, उसमें एक कहानी कही पूरी, जो उस उपन्यास में कहानी है वो एक बहुत अमीर सेठ की है। ठीक है, बहुत अमीर सेठ है, बहुत उसके पास पैसा है, बंगला है, उसने और अपने आनंद के लिए दूसरी जगह पर भी एक बंगला बना रखा है। अंग्रेज उसके यहाँ सामान बेचने आते हैं तो वो उनका हर सामान खरीदता है उन्हें खुश करने के लिए कि अंग्रेज मुझसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो और उन्हीं का एक मुंशी होता है। ठीक है, जो सेठ है उनका एक मुंशी है जो अपनी सेठ की आदत के बारे में उसे पता है। वो हर बार उन्हें चेताता है कि सेठ जी ऐसा मत कीजिए, सेठ जी ऐसा आप बहुत ही मतलब आप पैसा बहा रहे हैं। ठीक है, सही चीजों में पैसा लगाना चाहिए लेकिन आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन सेठ उसकी बात नहीं सुनता है और बाद में सेठ जो है वो सेठ का सारा पैसा चला जाता है और वो गरीब हो जाता है। इस तरह की कुछ कथा होती है उसमें। तो क्या दिखाया गया, एक लालची सेठ के बारे में दिखाया गया, मतलब जिसे अपने पैसों पे बहुत ज्यादा अहंकार था। तो ये इस तरह से विभिन्न तरह के पात्रों की बात उसमें की जाती है। परिवेश के साथ फिर आती है बात कथा की, कि कोई भी उपन्यास लिखने के लिए कथा या एक कहानी जरूर चाहिए होती है। ठीक है, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में पूरी एक स्टोरी होती है, उसी तरीके से कथा में भी, उपन्यास में भी पूरी एक स्टोरी होती थी, यानी कि उसका एक स्टार्टिंग है और उसका एक एंड है। और उपन्यास छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। पहले लिखे जाते थे महाकाव्य, जैसे महाभारत आप देखी होगी आपने। तो महाभारत एक बहुत मोटा क्या है, सॉरी, वो एक महाकाव्य है। ठीक है, कविता में लिखा गया है, वह काव्य है, लेकिन आप उसे किसमें देख रहे हैं, धारावाहिक के रूप में, एक नाटक के रूप में आप उसे टेलीविजन पर देख रहे हैं, यानी कि उसे काव्य से नाटक में परिवर्तित कर दिया गया। तो उसमें भी एक कथा है। ठीक है, पांडवों की पूरी कथा है उसमें, किस तरह से जन्म हुआ, किस तरह से लड़ाई हुई। ठीक है, किस तरह से उन्होंने उनका अधिकार छीना गया और किस तरह से उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, किन लोगों ने उनका साथ दिया, किन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। इस तरह की पूरी एक कथा उस महाकाव्य में होती थी। इसी तरीके से उपन्यास में भी एक कथा होती है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। ठीक है, तो वो कथा किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, किसी के विषय में भी हो सकती है। कथा के बाद बात आती है उसमें संवाद या और भाषा की। तो उसमें इस प्रकार की भाषा और संवाद का प्रयोग किया जाता है, गद्य में इस प्रकार की भाषा और संवाद का प्रयोग किया जाता है जो पात्रों के अनुकूल हो। यदि हम उपन्यास में पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बहुत ही बनावटी लगेगा। यानी कि अगर हम दिखा रहे हैं कि कोई नौकर है, ठीक है, और मालिक है, और मालिक बहुत सभ्य है, तो हमें मालिक की भाषा दिखानी पड़ेगी कि मालिक तो पढ़ा लिखा है, तो वो उसी तरीके की भाषा और शब्दों का प्रयोग करेगा। और जो नौकर है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो दूसरे तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा। स्त्री किस तरह की भाषा का प्रयोग करेगी, दुकानदार की भाषा क्या होगी। तो इसलिए उपन्यासों में भाषा का भी अपना एक महत्व है। ठीक है, भाषा और संवाद का विशेष ध्यान वहां रखा जाता है। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। ठीक है, परिवेश, पात्र, कथा, भाषा और संवाद।
अभी मैं आप लोगों से चैट पर भी बात करूंगी। पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। लगभग कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दे रही हूँ मैंने कौन कौन से पॉइंट अभी आपको बताए। उपन्यास में जो विशेषताएं होती हैं, उपन्यास की विशेषताएं है ये। उपन्यास की विशेषताएं होती हैं कि उसमें एक कहानी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसमें परिवेश, चरित्र चित्रण बोल सकते हैं या पात्र बोल सकते हैं। भाषा और संवाद, ठीक है। ये 4 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी उपन्यास की विशेषताओं में, ठीक है। आप पॉइंट से सारे नोट कर लीजिए। कुछ और पॉइंट भी होंगे तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। आज का मुझे लगता है मैं सम अप कर रही हूँ, एक समरी आपको बता दे रही हूँ। फिर समरी में आपको बता दे रही हूँ आज हमने पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ा है। जो स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं वो लोग भी देख लें। आज हमने पढ़ा है हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का सामान्य परिचय पढ़ा है। जो हिंदी गद्य के विभिन्न रूप हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है आपके कि हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का सामान्य परिचय दीजिए। तो गद्य के 2 ही रूप हैं, ब्रजभाषा का गद्य, खड़ी बोली का गद्य। ब्रजभाषा में किस तरह से गद्य लिखने की शुरुआत की गई थी, लेकिन वो किन कारणों से रुक गई। ब्रजभाषा में गद्य क्यों नहीं लिख पाया, ये कारण मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें इस पॉइंट में ही आएगा। खड़ी बोली का गद्य, खड़ी बोली का जो गद्य है उसका विकास किस तरह से हुआ, ठीक है। फारसी और जो बोलचाल की भाषा है उसका किस तरह से मेल मिलाप हुआ, ठीक है। फारसी भाषा थी और उस समय जो संवाद की भाषा थी यानी हिंदी भाषा थी, उसका किस तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ और खड़ी बोली का मिक्सचर उन दोनों भाषाओं का मिक्स होकर एक खड़ी बोली बन गई, ठीक है। और इस खड़ी बोली में किसी तरह की लयात्मकता उस समय नहीं थी। फिर ठीक है, ये हमने पढ़ा, 2 ही पॉइंट हैं इसमें। इसके बाद हमने आज जो दूसरा टॉपिक पढ़ा उसमें था उपन्यास का सामान्य परिचय। तो उपन्यास क्या होता है, उपन्यास का जो विकास किस तरीके से हुआ, इसका इतिहास क्या रहा, विकास किस तरीके से हुआ। अंग्रेजी, पहले ये अंग्रेजी में आया, फिर अंग्रेजी से बंगला साहित्य में आया, बंगला साहित्य से फिर ये हिंदी साहित्य में आया। तो हमने इसके विकास की बात करी। फिर हमने बात करी उपन्यास की विशेषताओं की। उपन्यास की मैंने 4 विशेषताएं आपको यहाँ पर बताई हैं कि इसमें कथा होती है, इसमें एक परिवेश होता है विस्तृत, पात्रों की बात की जाती है, भाषा और संवाद की बात की जाती है, पात्रों का चित्रण किया जाता है। और इसका एक, ठीक है, पात्र की बात तो मैंने की, पात्रों का चरित्र चित्रण भी होता है। तो चरित्र चित्रण में क्या आता है कि किस तरीके की कैरेक्टर की बात हो रही है। पात्र तो हो गया कि हाँ एक नौकर है, एक मालिक है, ठीक है, कोई दुकानदार है और सेठ की पत्नी हो गई, इस तरीके के पात्र हैं, ठीक है। उनका चरित्र चित्रण, किस तरीके का चरित्र है। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोरी बताई थी उपन्यास की, ठीक है। एक लालची अहंकारी सेठ होता है जिसे पैसे पे बहुत घमंड होता है, तो चरित्र चित्रण उसी तरीके से किया जाएगा, उसे उसी तरीके की भाषा दी जाएगी। कथा के शुरू से लेकर कथा के अंत तक, यानी उपन्यास की शुरुआत में उसका किस तरीके का चरित्र दिखाया गया है और कथा के अंत में आकर उसके चरित्र में किस तरीके का विकास होता है, किस तरीके का बदलाव होता है, ये भी उपन्यास में बताया जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, चरित्र चित्रण। तो ये 5 पॉइंट आपके हो गए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपका क्वेश्चन आंसर टाइम शुरू कर रही हूँ। आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। बुक का सजेशन आप मुझसे पूछ रहे हैं। बुक, इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा, बहुत सारे बुक पढ़ने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। आप निबंध खोजिए, हिंदी
हिंदी गद्य पर आप निबंध खोजेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य पर निबंध, हिंदी साहित्य के, तो उसमें काफी चीजें मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और एसओएल का जो मैंने जो पढ़ाया है आपको, मैंने एसओएल के मटेरियल से ही पढ़ाया है, तो आप एसओएल का मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप अभी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, 35 स्टूडेंट्स मुझे अभी क्लास में दिख रहे हैं, तो आप लोग अपने मुझे यहाँ पर आप कैसे देंगे, तो बाद में ऑफ हो जाता है। आप फटाफट अपने 35 स्टूडेंट हैं, अपने नंबर यहाँ पर दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर उसमें, और एक स्टूडेंट मैं ही वो नंबर नोट कर रही हूँ, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे हम। इसके अलावा मैं फेसबुक पर भी कुछ ग्रुप आपको मिल जाएंगे। SOLDU हिंदी करके एक ग्रुप है, SOLDU हिंदी, तो वहां पर भी हिंदी से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अंकित पूछ रहे हैं उपन्यास एक बार और बता दीजिए। देखिए, उपन्यास के पॉइंट्स मैंने आपको लिख कर दे दिए थे, ठीक है, एसओएल की किताब में भी वैसे ये सब लिखा हुआ है। उपन्यास का विकास किस तरीके से हुआ, इसका इतिहास क्या था, कैसे अंग्रेजी से बंगला साहित्य में आया, बंगला से हिंदी भाषा में आया, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं, उपन्यास की विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें कथा होती है, परिवेश होता है, पात्र हुआ करते हैं, उनका चरित्र चित्रण होता है, और भाषा और संवाद उन्हीं के चरित्रों के अनुकूल किया जाता है। यहाँ पे जो आप चैट में मोबाइल नंबर अपने अपने दे रहे हैं, तो क्या एक चीज मुझे बताइए, आप में से कोई किसी ग्रुप का एडमिन है क्या? अन्य विषय का कोई भी ग्रुप जिसमें आप सभी जुड़े हुए हों, बीकॉम के स्टूडेंट, क्या कोई ऐसा ग्रुप है आप लोगों का? अगर ऐसा कोई ग्रुप हो तो मैं अपना नंबर दे देती हूँ, और आप उसी ग्रुप में ही मुझे ऐड कर दें, और उसी ग्रुप में जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो सॉल्व हो जाएगी। आप में से कोई एडमिन है उस ग्रुप का? जो अभी मैंने आपसे पूछा सवाल कि कोई किसी दूसरे विषय के उसमें कोई एडमिन है? देखिए, मुझे पता लगा है कि एक क्लास ग्रुप और है आपका, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसी ग्रुप में जुड़ जाऊंगी, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ग्रुप आपका बन जाएगा व्हाट्सएप पर। इसके अलावा आपको कुछ अभी पूछना है? जो आज मैंने विषय आपको पढ़ाया, हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का सामान्य परिचय और उपन्यास का सामान्य परिचय, तो क्या आपको इन विषयों में से किसी भी तरीके की कोई चीज आपको समझ में ना आई हो, वो चीज आपको मुझसे पूछनी है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की टेंशन छोड़ दीजिए। मुझे एक ग्रुप की एडमिन मिल गई है, वो उनका कहना है कि आप सभी ग्रुप में हैं, तो एक नया ग्रुप और बना लिया जाएगा वो, ठीक है। क्या इस टॉपिक में से आपको कुछ और पूछना है?
एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज जो हमने 2 टॉपिक पढ़े, पहला तो ये था हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का सामान्य परिचय। तो पूरा यही टॉपिक दिया जा सकता है इसमें कि हिंदी गद्य के विभिन्न रूपों का सामान्य परिचय दीजिए। तो आपको इसका सामान्य परिचय ये 2 रूप जो हैं, इसके 2 ही रूप हैं। हिंदी गद्य के 2 रूप हैं, ब्रजभाषा का गद्य और खड़ी बोली का गद्य। तो आपको ये 2 पॉइंट्स पूरे लिखने होंगे, ठीक है। किस तरीके से उसका इतिहास रहा, किस तरीके से विकास हुआ, कौन से शुरू के कवि रहे। दूसरा जो टॉपिक पढ़ा हमने वो था उपन्यास का सामान्य परिचय बताइए। तो पूरा भी आ सकता है उपन्यास का सामान्य परिचय बताइए। इसके अलावा यह आ सकता है कि उपन्यास की विशेषताएं क्या होती हैं। ये मुख्य क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। टिप्पणी में आ सकता है, या तो आपके पास जैसे खड़ी बोली का गद्य टिप्पणी में आ गया 5 नंबर का, तो ये भी आ सकता है। क्योंकि अब अगली बार से आपके जो एग्जाम होंगे वो ऑफलाइन होंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। अभी तो सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 में से 4। तो अगली बार हो सकता है कि 5 में से 4 क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन बना दिए जाएं, जैसे टिप्पणी के लिए। तो टिप्पणी वाला आपको 2 पेज में बस करना होता है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर सकती। आप लोग बहुत टॉपिक से अलग जो चीजें पूछ रहे हैं, मैं सबका भी यहाँ पे टाइप करके रिप्लाई नहीं दे सकती, ठीक है। इस चीज के लिए मैं अश्योर कर रही हूँ आपको कि आपका ऑनलाइन ग्रुप व्हाट्सएप पे एक बना दिया जाएगा, ठीक है। तो बार इसी को लेकर आप मुझसे क्वेरी मत कीजिए। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, उससे भी अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। हिंदी गद्य के मैंने 5 रूप आपको बताए थे। 5 विधाएं इसमें होती हैं: उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक और आलोचना। मुख्य रूप से ये 5 विधाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा भी बाद में जब गद्य का विकास हुआ तो अन्य तरह की विधाओं का विकास होता गया, जिनमें था एकांकी, ठीक है, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत। तो 5 और भी चीजें बाद में धीरे धीरे ऐड हुई। तो गद्य की विधाएं जो है वो विकसित होती गई। नंदिनी मुझसे पूछ रही थी मैम एसओएल की बुक में जैसे लिखा है वैसा ही सेम याद करके लिखना है। आप उस किताब को पढ़ के समझिए कि लिखा क्या है और लिखिए अपनी भाषा में, ठीक है। जैसे स्कूलों में आप लिखते आ रहे हैं, ऐसे जिस तरीके से आप लोग लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिखा होगा निबंध, तो उसी तरीके से आंसर लिखने हैं आपको, उसी तरीके की भाषा का प्रयोग करना है। एकदम डिट्टो किताब की भाषा आप लोग नहीं लिख पाएंगे उसमें, तो किताबी भाषा लिखने से बचें। चीज को समझ लें किताब पढ़कर, लेकिन उसे लिखें अपनी भाषा में, अपनी शैली में। अगली क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एसएल का जो मटेरियल है, वैसे तो आपको पता होगा 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं आप लोग, तो आपको पता होगा कि कैसे आपको डाउनलोड करनी होती हैं चीजें, बुक्स कैसे डाउनलोड करते हैं। फिर भी मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगी आपसे एसएल की किताबों का। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है? एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज अभी मैम कितने मार्क्स का पेपर होगा हिंदी का? देखिए 100 मार्क्स का ही हुआ करता है जहाँ तक मुझे पता है।
पहले असाइनमेंट हुआ करते थे, असाइनमेंट अभी शायद खत्म हो गए हैं या दोबारा शुरू भी हो सकता है, क्योंकि अब दोबारा से पुराना वाला पैटर्न आएगा। तो असाइनमेंट भी हो सकता है आपका, और साथ में एग्जाम तो होगा ही। हिंदी ए बी सी तीनों एक ही नहीं है। जिन लोग अपना आप सिलेबस देख लीजिए। आप जो भी आपका आप स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाते हैं और वहां पर जो आप सब्जेक्ट देखेंगे, अपना सब्जेक्ट ठीक से देख लीजिएगा। हिंदी कौन सी आ रही है आपके पास, हिंदी ए है, बी है, कौन सी है। अभी जो ये क्लास चल रही है वो हिंदी बी की क्लास है। बीकॉम 4th सेमेस्टर हिंदी बी की यहाँ क्लास हो रही है। तीनों एक नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है इसमें, एक ही चीजें नहीं है। आप सिलेबस जरूर, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपना सिलेबस जरूर एक बार देख लें। सिलेबस एसओएल की वेबसाइट पर अपडेटेड है, वहां आप जाइए, वहां से सिलेबस अपना डाउनलोड कर लीजिए। बिना सिलेबस के नहीं पढ़ पाएंगे। और आपको यदि मटेरियल नहीं मिलता है तो वो सिलेबस में जो लिखा होता है उसे आप गूगल पे डालिए, उसे सर्च कीजिए, तो आपको उससे रिलेटेड मटेरियल भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हाँ जी, आपके एग्जाम अब जो है 4th सेमेस्टर के ऑफलाइन ही होंगे।